नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स और एग्जाम्स 1 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना लॉन्च किया दोस्तों। इस योजना के अंडर 3900 बर्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा हर साल। ये 3900 में 1950 बॉयज़ एंड 1950 गर्ल्स भी रहेंगे। तो 14 साल से 23 साल के बीच में जो स्टूडेंट्स है उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा दोस्तों। नाउ ये स्कॉलरशिप किस बेसिस पे दिया जाएगा? ओनली मेरिट में दिया जाएगा, बेसिकली उनके टैलेंट के ऊपर दिया जाएगा दोस्तों। बेसिकली ये स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह देना होगा, है कि नहीं। नाउ उत्तराखंड स्टेट में वैसे स्पोर्ट्स कोचेस की कमी है दोस्तों, इसलिए 8 स्पोर्ट्स कोचेस को अपॉइंट किया जाएगा ईच डिस्ट्रिक्ट में। वैसे आप मुझे बताइए उत्तराखंड स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है और उत्तराखंड स्टेट के कितने कैपिटल्स है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड भी फॉर्म किया जाएगा दोस्तों, प्लेयर्स को फिनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स में स्पोर्ट्स पर्सन्स को 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का। और provision has also been made to provide accident insurance और financial assistance in case of injury to the players। अगर देखिए कोई भी प्लेयर्स को इंजुरी होता है, उन्हें एक्सीडेंट इंश्योरेंस और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का भी प्लान है। और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन्स को ट्रैवल फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगला है हरिद्वार बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा। ये जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ दोस्तों। बेसिकली इंडिया में जितने अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एकदम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, उन्हें इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये स्कीम इंप्लीमेंट किया जा रहा है दोस्तों, अलग अलग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स के थ्रू। तो बेसिकली इसके लिए इंचार्ज दिया हुआ है, बेसिकली इंप्लीमेंटेशन का चार्ज दिया हुआ है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल ऑफिसर्स को एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंडर स्टेट एंड सेंट्रल ऑफिसर्स इंचार्ज को एक्शन प्लान बनाना है, बेसिकली किस तरह उस डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान किया है। फिर वो एक्शन प्लान को नीति आयोग भेजना है। नीति आयोग में एम्पावर्ड कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज है दोस्तों, वो उस एक्शन प्लान को फाइनल अप्रूवल देते हैं। तो अभी न्यूज क्या आया है दोस्तों, नीति आयोग हरिद्वार सिटी ऑफ उत्तराखंड को एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। अब ये जो रैंकिंग है दोस्तों 5 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन सा? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे पैरामीटर्स देखा जाएगा, इसके हिसाब से रैंकिंग दिया जाएगा। वैसे ये मेजर पैरामीटर्स है, इसके अंडर 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पर ये जो 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है इन मेजर थीम्स के नीचे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हरिद्वार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है दोस्तों। इस वजह से हरिद्वार को 3 करोड़ रुपीस का एडिशनल अलोकेशन भी मिल जाएगा। तो बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कंपटीशन चल रहा था फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन आने से इस तरह का एडिशनल अलोकेशन भी मिल जाता है। अगला है इंडियन नेवी सेट टू गेट ए न्यू नेवल एंजाइन। नेवल एंजाइन का मतलब क्या होता है? देखिए दुनिया भर में जितने कंट्रीज की नेवी है ना, उनका एक नेवल एंसाइन रहता है। उस एंसाइन से आप उस नेवी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, मतलब किस कंट्री की नेवी है। वैसे इंडियन नेवी का करंट एंसाइन ये है दोस्तों, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये इंडियन नेवी के वारशिप्स में, शोर एस्टैब्लिशमेंट्स में, नेवल एयर स्टेशंस में होइस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसे इंडियन नेवल एंसाइन या फिर इंडियन व्हाइट एंसाइन या फिर निशान भी बोलते हैं। वैसे अगस्त 15, 1947 से पहले रॉयल ब्रिटिश नेवी हुआ करता था, तब रॉयल ब्रिटिश नेवी का नेवल एंजाइन ये था। जनवरी 26, 1950 को हमने उस नेवल एंजाइन को चेंज करके इंडियनाइज्ड पैटर्न में एक एंजाइन बनाया। पर देखिए दोस्तों ज्यादा कुछ चेंजेस हमने नहीं किया, बस यूके फ्लैग को रिप्लेस करके इंडियन फ्लैग लगाया और रेड क्रॉस के बीच में अशोक स्तंभ भी। पर देखिए ये जो रेड क्रॉस है ना, इसे सेंट जॉर्ज क्रॉस बोलते हैं, इसका तो ब्रिटिश कनेक्शन है ना। तो अब ये क्रॉस को भी हटा दिया जाएगा। अब न्यू नेवल एंजाइन क्या है अभी तक पब्लिसाइज नहीं किया है, ये तो हमें सितंबर 2 को माने कल को पता चलेगा। वैसे कल को इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का कमीशनिंग भी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कल केरल। सेंट जॉर्ज क्रॉस के बारे में, रेड क्रॉस ऑन व्हाइट बैकग्राउंड इज नोन एज द सेंट जॉर्ज क्रॉस। इट इज नेम्ड आफ्टर ए क्रिश्चियन वॉरियर सेंट हु इज बिलीव्ड टू हैव बीन ए क्रूसेडर ड्यूरिंग द थर्ड क्रूसेड। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड, ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो थर्ड क्रूसेड में एक वॉरियर थे सेंट जॉर्ज,
तो उन्हीं के नाम पर ये सेंट जॉर्ज क्रॉस बनाया दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग में भी आपको ये क्रॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। द फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई इंग्लैंड एंड द सिटी ऑफ लंडन इन 1190 टू आइडेंटिफाई इंग्लिश शिप्स एंटरिंग द मेडिटेरेनियन। तो देखिए 1190 से इसका कनेक्शन है दोस्तों। 1190 में मेडिटेरेनियन सी में जब ब्रिटेन के शिप्स एंटर कर रहा था ना, तब आइडेंटिफाई करने के लिए इस फ्लैग को यूज करता था। वैसे इंडियन नेवल एंजाइन को इंडियन व्हाइट एंजाइन और निशान भी बोलते हैं दोस्तों। ये आपको इंडियन नेवी के वारशिप्स में, शोर एस्टैब्लिशमेंट्स में, नेवल एयर स्टेशंस में होइस्ट करते हुए देखने को मिलेगा। अगला है स्नेक बाइट इन इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट्स के हिसाब से हर साल दुनिया भर में 5 मिलियन स्नेक बाइट्स होते हैं दोस्तों, दैट इज 50 लाख स्नेक बाइट्स, और 81,000 से लेके 1,38,000 के बीच में डेथ्स भी होता है। वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल 45,900 एनुअल स्नेक बाइट डेथ्स होता है दोस्तों, और इंडिया में 90% ऑफ स्नेक बाइट्स होता है बिग 4 स्नेक्स की वजह से। कौन कौन सा? कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसल्स वाइपर एंड सो स्केल्ड वाइपर। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दुनिया भर में जितने स्नेक्स है ना, उनका जो वेनम है ना वो डिफर करते हैं, मतलब उसका इंटेंसिटी में डिफरेंस है, केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस है। इसलिए जब भी कोई स्नेक बाइट होता है, डॉक्टर ये बोलता है कौन सा सांप ने काटा है ये पता करना जरूरी है, क्योंकि हर सांप का वेनम अलग है, उसका एंटी वेनम भी अलग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे एंटी वेनम कैसे बनाता है ये आपको शायद पता होगा, मैंने इससे पहले भी बताया है। बेसिकली एक पर्टिकुलर स्नेक से वेनम कलेक्ट करते हैं दोस्तों। कलेक्ट करने के बाद उसे हॉर्स में इंजेक्ट करते हैं। अब हॉर्स का एक स्पेशलिटी यह है दोस्तों कि उनके शरीर में वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है। तो स्नेक में वो पर्टिकुलर वेनम इंजेक्ट करने के बाद स्नेक का ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ब्लड को फिर प्यूरिफाई करते हैं दोस्तों, उसमें एंटी वेनम प्रोड्यूस हो गया होगा। तो इस तरह हर एक कॉमन स्नेक का एंटी वेनम प्रिपेयर करके रखा हुआ है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप यूट्यूब में एंटी वेनम प्रोडक्शन यूजिंग हॉर्स करके सर्च कीजिए। वैसे वो थोड़ा सा शार्टनिंग वीडियो है दोस्तों, क्योंकि जिन हॉर्सेस में वेनम इंजेक्ट करते हैं ना, उनका हालत खराब हो जाता है ना। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी एंटी वेनम्स है ना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। इसका मतलब यह है इट शुड बी पार्ट ऑफ एनी प्राइमरी हेल्थ केयर पैकेज वेयर स्नेक बाइट्स ऑकर। मतलब जितने भी कंट्रीज में जहां स्नेक बाइट्स कॉमन है, उधर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एंटी वेनम्स होना चाहिए। ये WHO का इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। वैसे WHO स्नेक बाइट एबनॉमिक को प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस में भी इंक्लूड किया हुआ है जून 2017 से। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। अगला है ज़ोंबी आइस विल रेज सी लेवल। सबसे पहले ज़ोंबी आइस का मतलब क्या होता है? दे आर एरियाज ऑफ ग्लेशियर्स दैट आर नो लॉन्गर बीइंग रिप्लेनिश्ड विथ न्यू आइस एज दे मेल्ट। देखिए आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो रहा है दोस्तों। तो मेजोरिटी पार्ट ऑफ ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद भी रिप्लेनिश होता है, मतलब जब टेम्परेचर डाउन होगा और आइस जम जाता है। पर ग्लेशियर्स का कुछ पार्ट ऐसा है दोस्तों, एक बार मेल्ट होने के बाद रिप्लेनिश होता ही नहीं है, इसे ज़ोंबी आइस बोलते हैं दोस्तों। अब न्यूज ये आया है दोस्तों, ग्रीनलैंड जो दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, जो डेनमार्क का पार्ट है, उधर ज़ोंबी आइस के बारे में एक स्टडी हुआ है और यह पता चला ग्रीनलैंड्स ज़ोंबी आइस में कॉज सी लेवल्स टू राइज बाई 78.2 सेंटीमीटर्स। तो ग्रीनलैंड में ज़ोंबी आइस का मेल्टिंग की वजह से 78.2 सेंटीमीटर्स सी लेवल्स राइज हो सकता है। ये बेसिकली एक शॉकिंग रिविलेशन है दोस्तों। वैसे रिसेंटली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का एक रिपोर्ट आया था, उनके हिसाब से ग्रीनलैंड में आइस मेल्ट होने की वजह से सी लेवल राइज 13 सेंटीमीटर्स राइज होने वाला था, मतलब 6 to 13 सेंटीमीटर्स, पर अब ये न्यू स्टडी से पता चला है 78.2 सेंटीमीटर्स तक राइज होगा बाई 2100। अब बात यह है दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो 78.2 सेंटीमीटर्स अगर सी लेवल राइज होगा तो मेजोरिटी ऑफ कोस्टल सिटीज जो है दोस्तों वो पानी के नीचे हो। वैसे पिछले साल हमने एक वीडियो किया था इंडोनेशियन कैपिटल के बारे में। इंडोनेशिया का कैपिटल कौन सा है? जकार्ता है, पर जकार्ता भी धीरे धीरे सिंक हो रहा है दोस्तों। ये सी लेवल राइज की वजह से जकार्ता का मेजोरिटी एरिया ऑलरेडी पानी के नीचे आ चुका है, तो कैपिटल सिटी खत्म ही हो जाएगा। तो अभी इंडोनेशिया कैपिटल को रीलोकेट करने का प्लान्स बना रहा है। नया कैपिटल होगा नुजंतारा। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूं। फाइनल न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज स्टैंडर्डाइजेस प्रोसेस फॉर इशूइंग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट।
क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, दूसरे कंट्रीज में जाके ड्राइव करने का जो परमिट है। अभी के हिसाब से क्या है ना दोस्तों, हमारे देश में जितने स्टेट से यूनियन टेरिटरीज है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी इशू करते हैं, पर हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का जो फॉर्मेट है ना वो अलग है। जैसे कि मध्य प्रदेश का जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का फॉर्मेट है वो अलग है, गुजरात का अलग है, तमिलनाडु का अलग है। तो इससे ड्राइवर्स को प्रॉब्लम होता है जब वो ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके बाहर जाते हैं, उधर के लोग ये समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए तो इंडिया पूरा एक ही यूनिट है ना, अब इंडिया से अलग अलग फॉर्मेट में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आ रहा है, तो इससे ड्राइवर्स को प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक प्रोसेस में दोस्तों इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को स्टैंडर्डाइज करने का, इन अथेरेंस टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949। वैसे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 के हिसाब से एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस हिसाब से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। तो अभी तक वो हम फॉलो नहीं कर रहे थे, पर हमें एक्चुअली उस फॉर्मेट में करना चाहिए ताकि दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं उन्हें दिक्कत ना आए हमारे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को आइडेंटिफाई करने में या फिर समझने में। वैसे आपको ध्यान रखना है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 जेनीवा कन्वेंशन का पार्ट है। वैसे जेनीवा कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। Geneva Convention and their additional protocols basically international treaties है दोस्तों that contain the most important rules limiting the barbarity of war। तो basically war के टाइम पर हर एक कंट्री को या फिर इस कन्वेंशन के जितने सिग्नेटरीज है उनको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से दे शुड प्रोटेक्ट पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन फाइटिंग। देखिए वार के टाइम पर जो फाइट नहीं कर रहा है, जैसे कि सिविलियंस हो गया, मेडिक्स हो गया, एड वर्कर्स हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करना है इन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। एंड दोस हु कैन नो लॉन्गर फाइट, मतलब जो ऑलरेडी वार में पार्टिसिपेट किया है और आगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वो वुंडेड हो गया, सिक हो गया, या फिर वो जो शिप्स में आ रहे थे वो शिप रेक हो गया, और जो POWs है, प्रिजनर्स ऑफ वार है, ये सबको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों जेनीवा कन्वेंशन में। जेनीवा कन्वेंशन में 4 मेन कन्वेंशन है दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड। लैंड में जितने सोल्जर्स वुंडेड हो गया, सिक हो गया, उनको प्रोटेक्ट करना है फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से। सेकंड जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से वुंडेड, सिक एंड शिप रेक्ट मिलिट्री पर्सनल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो इसमें शिप भी या फिर सी इंक्लूड हो गया। थर्ड जेनीवा कन्वेंशन में प्रिजनर्स ऑफ वार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब जितने लोग अरेस्ट हो गया है, जिनको एनिमी कंट्री ने कैप्चर किया है, उसे प्रोटेक्ट करना है। फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू सिविलियंस इंक्लूडिंग इन ऑक्युपाइड टेरिटरी, मतलब जितने टेरिटरीज को ऑक्युपाई किया है दूसरे कंट्री, उस ऑक्युपाइड टेरिटरी में जितने सिविलियंस हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।